सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के चेक के साथ। बेहद इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि बजट से ठीक पहले मार्केट में देखने को मिल रही नर्वसनेस। 115 अंकों की गिरावट यहां पर आपको निफ्टी पर नजर आएगी। बैंक निफ्टी भी कमजोर होता हुआ, और बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप की भी, तो यहाँ पर एक्शन भी आपको लाल निशान में नजर आएगा। लेकिन एक खास बात आप देख सकते हैं कि ऑफलोज की रिकवरी है, और जहां पर आप मिड कैप को देखेंगे तो अब ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ इंच अप कर रहे हैं। स्मॉल कैप में भी खरीदारी का रुझान यहाँ पर नजर आ रहा है। समझते हैं कितने शहरों में खरीदारी, कितनों में है गिरावट। तो ज़्यादातर शहरों में खरीदारी 1677 शहर ऐसे हैं जहाँ पर खरीदारी है, 1155 ऐसे जहाँ पर गिरावट नजर आएगी। समझते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनके कंट्रीब्यूटर्स आपसे क्या कह रहे हैं। तो तेजी आ रही है आईटीसी नतीजों के बाद। एक्सिस बैंक ऊपर है, एचयूएल में खरीदारी है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक लगातार कमजोर। मेटल स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन, जिसमें हिंडाल्को, टाटा स्टील दोनों गिर रहे हैं। बैंक निफ्टी की तस्वीर आपको काफी हद तक समझ ही आ गई होगी कि आईसीआईसीआई बैंक दबाव बना रहा है, एक्सिस बैंक की बढ़त की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन एक बार मैं क्विकली दिखा लेता हूं कि बैंक निफ्टी क्या कह रहे हैं आंकड़े। तो बैंक निफ्टी के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं स्क्रीन पर आगे देखिए, एज एक्सपेक्टेड। लेकिन एचडीएफसी बैंक भी आज 15-16 अंक का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में कहा कि बेहद इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन, कारण ये है कि बजट से ठीक पहले कैसा एक्शन है, इसे समझना है। चलिए शो की शुरुआत करते हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले और सैमको सिक्योरिटीज़ के धूपेश धमेजा। एक बार इनसे पोर्टफोलियो का चेक ले, देखें कितनों का विकल्प है और कैसा कर रहा है पोर्टफोलियो। इससे पहले कल 3:30 तक की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहे हैं आंकड़े, तो वाह मजा आ गया देखकर। अमोल आठवले के पोर्टफोलियो में स्टेडी 1% के गेन, 4-5 दिनों के अंदर 1% कम नहीं होता, और वो भी ऐसे टफ मार्केट में। ठीक है, कोई बात नहीं। धूपेश धमेजा आउट परफॉर्म करते हुए तकरीबन 12.5% के मैसिव गेन्स इनके पोर्टफोलियो में नजर आ रहे हैं। और रूपक जी लगातार, क्या बात है सर, 8.6 ऑलमोस्ट 9% के गेन्स इनके पोर्टफोलियो में नजर आ रहे हैं। तो अब तक हमारे तीनों खिलाड़ियों की तरफ से बड़ा शानदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब एक एक करके पोर्टफोलियो को करते हैं स्कैन, और सबसे पहले रूपक जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। इनके पोर्टफोलियो में क्या क्या है रूपक जी के, जिसके चलते आपको ऑलमोस्ट 9% के गेन्स यहाँ पर नजर आए। तो दो आइडियाज थे, एक में एसएलएल्ट हो गया और एक है होल्ड की पोजीशन। एसबीआई आज अच्छा भी कर रहा है। विकल्प है आपके पास 2 शेयरों के लिए, पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? पहला स्टॉक रहेगा सिप्ला। स्टॉक सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद एक रिकवरी मोड में दिख रहा है मुझे, और ओवरसोल्ड जोन पे खड़ा है। तो यहाँ से एक रिकवरी एक्सपेक्टेशन है, तो रिकवरी थीम के लिए प्ले करना चाहिए। 1322 के आसपास चल रहा है, बाई की सलाह रहेगी पर टारगेट ऑफ 1360। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 1300 पे। 1300 का राउंड फिगर स्टॉप लॉस लगाकर आप 1360 रुपए तक के टारगेट्स के लिए आप सिप्ला यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब अमोल आठवले के पोर्टफोलियो को देखा जाए, क्या है इनके पोर्टफोलियो में खास। 1% के स्टेडी गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पोर्टफोलियो है फिलहाल के लिए खाली, यानी आपके पास भी विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। तो बताइए सर, पहला स्टॉक कौन सा होगा? और क्योंकि आपका पोर्टफोलियो है तो पॉजिटिव में, लेकिन पीछे चल रहा है, तो आपको एक कन्विक्शन आइडिया की आवश्यकता है जो आज 3:30 बजे तक कमाल कर जाए। बताइए। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। LICI के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 815 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 850 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 800 का। एक लॉन्ग करेक्शन के बाद एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, थोड़ा टाइम ले सकता है, शायद आज का दिन कंसोलिडेशन में जाए, बट पोजिशनल व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो ये काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन लग रहा है। 800 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। ऑल राइट, 800 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। 850 के टारगेट के लिए LIC बड़े दिनों के बाद सुर्खियों में आया है, यहाँ पर रखेंगे हम खास फोकस। चलिए अब धूपेश धमेजा के पोर्टफोलियो को देखा जाए, क्या है इनके पोर्टफोलियो में जिसके चलते मैसिव आउट परफॉर्मेंस, 13% के गेंस। एक तो मिधानी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया मिश्र धातु में, और NTPC इसको भी एग्जिट कर लिया। तो पोर्टफोलियो है फिलहाल के लिए खाली, विकल्प है 2 शेयरों के लिए। पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? पहला स्टॉक रहेगा एक्सिस बैंक। आउट परफॉर्म कर रहा है बैंकिंग सेक्टर में, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को लीड करते हुए दिख रहा है, और ऑल टाइम हाई पे एक अच्छा कंटिन्यूस पैटर्न का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो करंट लेवल से एक्सिस बैंक में बाय की सलाह रहेगी। 1350 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1425 के अपसाइड में हम टारगेट देख सकते हैं। 1425 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी में जैसे कि हम अभी कंट्रीब्यूटर्स में चेक भी कर रहे थे, एक्सिस बैंक आज सबसे ज़्यादा तेजी की तरफ कंट्रीब्यूशन दे रहा है।
अब यहाँ पर 1350 का स्टॉप लॉस, 1425 का टारगेट। एक्सिस बैंक यहाँ पर रखेगा आप खास फोकस। अब क्योंकि विकल्प है हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास एक एक शेयर और बताने का, तो धूपेश जी एक काम करिए, दूसरा आइडिया आप ही पहले बताइए। थोड़ा मैं वेट करना चाहूंगा करंट। ठीक है, फेयर इनफ। अच्छे गेंस है, 13%। कुछ नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बार क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, इम्पल्सिव ट्रेड से बचना चाहिए। अभी तो बढ़िया गेंस है। चलिए अमोल जी, आपके पास तो विकल्प नहीं होना चाहिए फिलहाल के लिए रुकने का, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल सही कहा, बट मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अगर सेकंड हाफ में कोई ब्रेकआउट फॉर्मेशन आता है तो वहां पे फोकस रहेगा। सही टाइम पर सही स्टॉक को आइडेंटिफाई करके जोड़ेंगे। अभी 1% के गेन्स हैं, इन्हें बचाए रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाजार में पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूपक जी, आपके पोर्टफोलियो में भी शानदार 9% की तेजी, लेकिन आपको अभी 3:30 बजे से पहले धूपेश जी से आगे निकलना है। बताइए क्या करेंगे? मैं भी वेट करना चाहूंगा। वेट एंड वॉच की रणनीति हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से दूसरे ट्रेडिंग आइडियाज के लिए। यानी आप देखिए कि विकल्प इतने सारे हैं पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, ऑलमोस्ट पेपर ट्रेड्स है, फिर भी ये थोड़े से कॉशियस हो रहे हैं। तो हम जब ट्रेड करते हैं तब इतने इम्पल्सिवनेस क्यों दिखाते हैं? तो ये अपने आप में देखें तो काफ़ी बड़ी बात है। और इसी के साथ हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन फिलहाल के लिए पूरा हो चुका है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं शो में आगे, और Q3 नतीजों पर आज बात करेंगे ब्लू स्टार के मैनेजमेंट से। कंपनी की आय में 4% और एबिटा में 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि मुनाफे में 39% की गिरावट रही है। साथ ही मार्जिन में भी थोड़ा सा फ्लैटिश रुझान यहाँ पर देखने को मिला है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CMD वीर अडवाणी। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। और नतीजे में देख रहा था, वैसे नतीजे अगर आप देखें तो ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा मुनाफे के आंकड़े में और मार्जिन पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। काफ़ी क्वार्टर से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या फिर कूलिंग प्रोडक्ट वाली कंपनीज की तरफ से अच्छे नंबर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्या खास रहा सर इस क्वार्टर के दौरान? थैंक यू आशीष जी। ये क्वार्टर चैलेंजिंग क्वार्टर था, आपने ठीक किया। ये क्या हो रहा है कि ये पूरा साल में हमारी समर सीजन तो आई नहीं है। Q2 में भी GST के वजह से डिलेड परचेसिंग हुए थे, और फिर Q3 में थोड़े अभी अपटिक हुए हैं। इंडस्ट्री का ग्रोथ अभी बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जनवरी 1, 2026 से नया BE टेबल चेंज आया है, जिसके वजह से हायर एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स अभी बिकेंगे। तो इसके वजह से दिसंबर मंथ में काफ़ी सेल हुए थे पुराने टेबल के प्रोडक्ट्स के। तो उसके वजह से थोड़े अभी वो नेगेटिव ग्रोथ से अभी पॉजिटिव टेरिटरी में इंडस्ट्री पहुंचा है। ब्लू स्टार अभी 9 मंथ्स YTD हमारी ग्रोथ अभी -9% है। तो अभी हम रिकवरी नहीं किए हैं FY25 तक। इंडस्ट्री के का डी ग्रोथ था -13%। तो हमने इंडस्ट्री से थोड़ा अच्छा किया है, मगर फिर भी बिलो आवर एक्सपेक्टेशंस। जब भी समर वॉश आउट हुआ था, हमें लगा था कि फुल ईयर के लिए हम पिछले साल तक पहुंचेंगे 0 ग्रोथ पे, मगर अभी फुल ईयर का आउटलुक दिखता है ऐसे -5% ग्रोथ। मगर ये तो जब भी समर वॉश्ड आउट होता है तो ऐसे ही होता है, मगर फ्यूचर आउटलुक तो बहुत पॉजिटिव है ये कैटेगरी के लिए। हमें यकीन है कि CAGR और 15% तक हम रिटर्न कर लेंगे जल्दी से। ऑलराइट, तो ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स है बिल्कुल इंटैक्ट देखने को मिल रहा है। सही बात है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वार्टर है। अच्छा, चैलेंजिंग शायद पूरी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के लिए भी है, क्योंकि रॉ मटेरियल की लागत बढ़ रही है। किसी के लिए मेमोरी प्राइसेस एक हेडेक बना हुआ है, तो किसी के लिए कॉपर प्राइसेस है। जो रॉ मटेरियल प्राइसेस इस तिमाही के दौरान यहाँ पर आपका कैसे देखने को मिला और आउटलुक कैसा है? तो अगर आप हमारे EBIT मार्जिन्स को देखोगे सेगमेंट 2 में, तो हमारे कूलिंग प्रोडक्ट्स के सेगमेंट 2 मार्जिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। 8.5% हमने डिलीवर किया है। पिछले साल हमने 8.1% EBIT दिया था। तो हमारी मार्जिन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी प्राइसिंग की वजह से हमारी मार्जिन्स ठीक थे। अभी क्या होगा कि कॉपर के वजह से, आपने ठीक बोला कि कॉपर प्राइसेस बहुत तेज से बढ़ी है, उसके वजह से प्राइस इंक्रीसेस तो जरूर आएंगे।
पहले तो जनवरी 1 पे ये नई हाई एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स के वजह से प्राइसेस 6 से 8% बढ़ेंगे, और फिर कॉपर और एल्यूमिनियम के कमोडिटी कॉस्ट इंक्रीज की वजह से 3-4% और भी बढ़ेंगे अप्रैल से। तो 2 प्राइस इंक्रीजेस हमें लेने पड़ेंगे। ये तो डिमांड पे थोड़ा प्रेशर होगा, मगर फिर भी अगर अच्छे समर आता है तो हमें लगता है कि हम ग्रोथ डिलीवर कर पाएंगे। बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन सर, एक बड़ा हिस्टोरिक फैसला सरकार ने लिया ये जीएसटी रैशनलाइजेशन का, तो इसका बेनिफिट इस क्वार्टर के दौरान कैसा देखने को मिला? और एक बड़ी हेडेक थी पिछले कुछ क्वार्टर से पहले कि डीलर के लेवल पर जो इन्वेंट्री पाइलअप हो रही थी, तो उसमें क्या अपडेट है? हाँ, तो जीएसटी 28 से 18% तो गिर गया, मगर डिमांड कुछ भी बढ़ा ही नहीं है जीएसटी की वजह से। हम भी हैरान हो गए, समझ में ही नहीं आ रहा है कि 10% जीएसटी कट के बाद भी काफी डिमांड इंक्रीज नहीं हुई है। काफी लोग ने तो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, टेलीविजन सब खरीदे हैं, मगर एयर कंडीशनर्स अभी तक नहीं खरीदे हैं, ये लो जीएसटी के वजह से। ये भी है कि जीएसटी जब ही कट हुआ तो ये ऑफ सीजन है, और ऑफ सीजन में आपको पता है कि कम डिमांड तो होती है। तो हमें अभी समर सीजन के तरफ देखना पड़ेगा कि ये 18% क्या इम्पैक्ट होता है डिमांड पे। हमें यकीन है कि थोड़ा पॉजिटिव तो बिल्कुल होगा। इन्वेंट्री का सिचुएशन अच्छा नहीं है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री का इन्वेंट्री अभी 9 या 10 वीक्स पे बढ़ा हुआ है। नॉर्मली जनवरी में ऐसे 4 वीक का इन्वेंट्री होना चाहिए इंडस्ट्री में, तो अभी 4-5 हफ्ते एक्स्ट्रा इन्वेंट्री फील्ड में है। ब्लू स्टार का सिचुएशन थोड़ा उससे थोड़ा ठीक है। हमारी इन्वेंट्री अभी 5-6 वीक्स के है, तो 2-3 एक्स्ट्रा हफ्ते के इन्वेंट्री है अभी हमारी भी इंडस्ट्री में फील्ड में। फिर भी फरवरी मार्च पॉजिटिव मंथ्स हो गए, और हमें यकीन है कि 3 महीने में ये सब इन्वेंट्री नॉर्मलाइज हो जाएगा। इन्वेंट्री नॉर्मलाइज होने की उम्मीद है। सर, आखिरी सवाल होगा मेरा, क्योंकि बजट आ रहा है और आपकी कंपनी का देखें तो चाहे कमर्शियल एयर कूलिंग की तरफ हो या फिर मेट्रो ऑर्डर्स की तरफ हो, एक झुकाव काफ़ी ज़्यादा है। क्या उम्मीद है बजट से? तो गवर्नमेंट ने काफी दिया है हमें ये साल। जीएसटी तो कट किया है, इंटरेस्ट रेट्स भी कट किए हैं, इन्फ्लेशन भी कम है। तो सिर्फ 2-3 चीज मेरे मन में है। एक तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कैपेक्स फिर से शुरू हो सकता है, वो बहुत अच्छा होगा इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये लास्ट इलेक्शन के बाद अब तक कैपेक्स, गवर्नमेंट कैपेक्स रिटर्न नहीं हुआ है, तो वो एक डिमांड होगा। दूसरा, अगर और ज्यादा रिफॉर्म्स ला सकते हैं, लेबर रिफॉर्म तो हो गया है ये पिछले क्वार्टर में, अगर लैंड रिफॉर्म, पावर रिफॉर्म, जो भी रिफॉर्म्स ला सकते हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिव हो पाए, वो हमें अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा हमारी इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद वेदांता के मैनेजमेंट से भी हम खास बातचीत करेंगे और साथ ही हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हैं इनके पोर्टफोलियो का चेक भी लेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं वेदांता के मैनेजमेंट से। तीसरी तिमाही में वेदांता के नतीजे शानदार रहे। क्वार्टर 3 में आय 37% और मुनाफा 60% बढ़ा है। एबिटा ग्रोथ भी 37% बढ़ी है, लेकिन मार्जिन फ्लैट रहे। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ अजय गोयल। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। और नतीजे तो हम देख ही रहे हैं कि कमोडिटी की जो बूम यहाँ पर देखने को मिली उसका पूरा फायदा देखने को मिला नतीजों में, लेकिन सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि वेदांता के केपेक्स प्लान्स काफ़ी बड़े हैं और डीलेवरेजिंग प्लान्स पर बाजार फोकस बना के रखता है। तो इनके ऊपर थोड़ी सी हाईलाइट डालिए, क्या है डीलेवरेजिंग प्लान्स और केपेक्स की आगे की क्या योजना है? देखिए, जो एलोकेशन ऑफ कैपिटल है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है कंपनी के पास वैल्यू क्रिएशन के लिए। सो हमें जो एलोकेशन करते हैं कैपिटल का, उसके 3 महत्वपूर्ण डायमेंशन होते हैं। पहला, हम इन्वेस्ट करते हैं कैपेक्स के लिए। तो इस साल में हम ऑलमोस्ट 1.7 बिलियन का कैपेक्स करेंगे। अगले 3 सालों में ये नंबर अबाउट 1.5 बिलियन का है एवरी सिंगल ईयर। सेकंड जो एलोकेशन होता है कैपिटल का, वो हम करते हैं रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स को।
So Vedanta is India's biggest dividend paying stock. It remains so. And third, of course, deleveraging. इस साल में हमारा टारगेट वेदांता एज ए ग्रुप का ऑलमोस्ट 1 बिलियन deleveraging का है. So we keep investing money for growth, we keep rewarding shareholders, and we also keep cutting down debt. बिल्कुल। और सर हिंदुस्तान जिंक में भी हम देख रहे हैं क्या काबिले तारीफ तेजी देखने को मिली है। सिल्वर के प्राइसेस में सर्ज है, इसका सीधा बेनिफिट देखने को मिला और आपका ओएफएस भी बिल्कुल सही सटीक समय पर आया है। तो इस जो ओएफएस की प्रोसीड्स हैं इसका इस्तेमाल कैसे होगा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल मेटल स्टॉक है। उनकी मार्केट वैल्यूएशन आज के दिन में 3 लाख करोड़ के ऊपर है। ओएफएस हमने जो लॉन्च किया था उसका एक पर्पस ये भी था कि ऑल शेयर होल्डर्स, चाहे वो रिटेल हो या इंस्टीट्यूशन हो, दे ऑल कैन पार्टिसिपेट। हमारा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट 0.8% का था, 250 मिलियन के आसपास। जो डिमांड इनफैक्ट काफी स्ट्रांग है। ये सब्सक्रिप्शन 1.33 टाइम्स है देन आवर बेस रिक्वायरमेंट और डिमांड काफी ब्रॉड बेस्ड है रिटेल इंस्टीट्यूशंस। इससे लगभग 3000 करोड़ का हमको कैश मिलेगा। उसका यूटिलाइजेशन हम डिलेवरेजिंग के लिए करेंगे। सो हमारा डेट कम हो जाएगा सेम वैल्यू से। लेकिन सर मार्केट कीनली अवेट कर रही है जो डीमर्जर की आपकी योजना है, इसकी अभी डेफिनेट टाइमलाइन क्या है, कब तक पूरा हो जाएगा? सो एनसीएलटी का अप्रूवल आया था, यू राइट, दिसंबर 16 को। उसके बाद काफी इंटरनल प्रोसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिकास्टिंग मल्टीपल बैलेंस शीट, डेट को हम कैसे एलोकेट करेंगे, हाउ डू वी डिजाइन मल्टीपल बोर्ड्स, एंड देयर आर सर्टेन लीगल अप्रूवल्स। जो हमारा टारगेट डेट है डीमर्जर का वो 1 अप्रैल है। सो ऑन द 1 अप्रैल डीमर्जर बिकम्स इफेक्टिव। उसके बाद लगभग मिडिल ऑफ मई, 4-6 हफ्ते में पांचों कंपनियां लिस्ट हो जाएंगी। सो बिटवीन अप्रैल 1 एंड 15 ऑफ मई ऑल वेदांता कंपनीज विल गेट लिस्टेड। बिल्कुल। और सर ऐसे में वेदांता बहुत स्वीट स्पॉट पर है, लगातार हम इसकी चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि देखिए सिल्वर में आपका एक्सपोजर है, एल्यूमिनियम में है, कॉपर में है, स्टील में है, ऑयल एंड गैस में है। तो आपसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कमोडिटी प्लेयर फिलहाल लिस्टेड स्पेस में कोई भी नहीं है। तो ऐसे में जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि FY27 के लिए क्या आउटलुक लग रहा है। हमने इस साल का जो आउटलुक दिया था एबिटा का वो लगभग 6 बिलियन का था। और अगर हम देखें जो 3rd क्वार्टर की परफॉर्मेंस है और जो आउटलुक है 4th क्वार्टर की, उस नंबर को हम डेफिनेटली सरपास करने वाले हैं। तो इस साल में वेदांता इंडिया का एबिटा 6 बिलियन से ऊपर रहेगा। सो वी आर मीटिंग एंड बीटिंग द फोरकास्ट। नियर फ्यूचर में हमें लगता है गिवन द प्राइसिंग लेड, द डिमांड लेड ग्रोथ, हेंस प्राइसिंग विल रिमेन हाई। वेदांता का फोकस रिमेन्स ऑन द वॉल्यूम एंड द कॉस्ट। नेट एक बात तो पक्की है कि नेक्स्ट ईयर विल बी बिगर एंड बेटर देन द करंट ईयर। बिल्कुल बेहतरीन आउटलुक यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा हमारे साथ करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए वेदांता के स्टॉक पर एक बार राय ले लेते हैं। स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिली है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो स्टॉक का काफी बढ़िया रहा है। रूपक जी चार्ट देखकर बताइए कि नियर टर्म आउटलुक कैसा है वेदांता का? वेदांता का देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट तो बहुत ही बढ़िया है। हालांकि आज का दिन सेलिंग प्रेशर है, बट बाय ऑन डिप्स करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 689। 689 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहने की सलाह निकल कर आ रही है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद तीनों खिलाड़ियों का जो रिपोर्ट कार्ड है आपकी स्क्रीन पर होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं फाइनल रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले प्रदर्शन आप देखिए, नंबर 1 पर चल रहे हैं अभी भी धूपेश जमेजा 12.2% के गेंस के साथ। नंबर 2 पर है रूपक डे ऑलमोस्ट 8% के गेंस और अमोल आठवले सिर्फ हरे निशान में अपने गेंस को बरकरार रखा है। 0.13% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। खैर बेहद खास इंटरेस्टिंग हफ्ता देखने को मिला और ऐसे मार्केट में भी प्रदर्शन अच्छा हो ये काबिले तारीफ है। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।